नमस्कार। आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर के पाठ्यक्रम के अनुसार टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक गुप्त काल में विज्ञान का विकास जो हमारे तीसरे यूनिट में शामिल है भारतीय संस्कृति की आधारशिला वाले टॉपिक में पेपर में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। और हर बार एग्जाम में यहाँ से बीए पार्ट थर्ड ईयर के सिलेबस में यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो बहुत अच्छे से इसको आपको कवर करना है, शानदार तरीके से इसको देखना है आपको। गुप्त काल में विज्ञान के विकास का पता चलता है और गुप्त काल में विज्ञान का विकास अलग अलग शाखाओं में इसका विकास हुआ, जैसे अंकगणित, ज्योतिष, रसायन, धातु विज्ञान आदि का विकास हुआ। इस समय के प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट थे और आर्यभट्ट को मुझे लगता है कि हर विद्यार्थी जानता है और भारत इस बात पे गर्व करता है कि आज जिस विज्ञान की हम बात करते हैं, जिसको लेकर जो हमारा पाश्चात्य विश्व है वो गर्व करता है, वो चीज़ें भारत में बहुत पहले से ही थी और इसका श्रेय जाता है भारत के उन विद्वानों को जिसमें महत्वपूर्ण थे आर्यभट्ट। इस समय के प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट थे जिनकी प्रमुख कृति आर्यभट्टियम है। इन्होंने गणित के विविध नियमों का प्रतिपादन किया तथा सर्वप्रथम ये खोज की कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों परिभ्रमण करती है। बहुत बड़ी बात थी कि विश्व में सबसे पहले उन्होंने इस बात की खोज की कि गणित के विविध नियमों का प्रतिपादन करते हुए अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों परिभ्रमण करती है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। आगे देखिए, एक आर्यभट्ट के अलावा वराहमिहिर इस समय हुए थे गुप्त काल में, और प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य वराहमिहिर गुप्त युग के अन्यतम विभूति थे। उनकी सर्वप्रमुख रचना वृहद जातक है। कौन सी रचना है? वृहद जातक है, याद रखिएगा। उन्होंने विभिन्न ग्रहों नक्षत्रों की स्थिति पर विचार किया। वराहमिहिर की अन्य रचनाओं में पंच सिद्धांतिका है, वरद संहिता है, लघु जातक है। ये इसकी प्रमुख रचनाएं थी, पंच सिद्धांतिका, वरद संहिता और लघु जातक। पंच सिद्धांतिका में उस समय भारत में प्रचलित ज्योतिष के सिद्धांतों का विवरण मिलता है कि भारत में ज्योतिष के जो 5 सिद्धांत थे, पॉलस, रोमक, इन सब का जो उल्लेख है वो इस पंच सिद्धांतीय ग्रंथ में मिलता है। तो 2 प्रमुख विद्वान इस समय गुप्त काल में हुए, कौन कौन? आर्यभट्ट और वराहमिहिर। तो इनका सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। गुप्त काल के विज्ञान की जब हम चर्चा करते हैं, गुप्त काल के विज्ञान को जब हम पढ़ते हैं, विज्ञान के विकास को, तो गुप्त काल के विज्ञान के विकास में एक विशेष चीज़ हमें दिखती है, मेहरोली लोह स्तंभ लेख। चंद्रगुप्त द्वितीय का मेहरोली लोह स्तंभ लेख गुप्तकालीन धातु विज्ञान के समुन्नत होने का ज्वलंत प्रमाण है। ये लगभग 1500 वर्षों से सर्दी हो चाहे गर्मी हो या बरसात को झेलता हुआ ज्यों का त्यों, मतलब कितनी वर्ष बीत गए हैं लेकिन वैसा का वैसा पड़ा और इस पे आज तक किसी प्रकार की जंग नहीं लगी। अपने आप में एक बहुत आश्चर्य का विषय है कि आज हम जब विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में बहुत आगे हैं, लेकिन ये उस समय का, जब आज से 1500 वर्ष पहले, जब मतलब इतना बड़ा विज्ञान तकनीकी नहीं था, लेकिन ये कितनी गजब की चीज़ बनाई है कि इसके ऊपर आज तक जंग नहीं लगी है। इस स्तंभ लेख की पालिश आज भी धातु वैज्ञानिकों के लिए आश्चर्य बनी हुई है। तो ये गुप्त काल के विज्ञान का बहुत बड़ा प्रमाण है कि उस समय का विज्ञान और तकनीक का विकास कितना गजब का था, ये हमें ध्यान में रखना है। गुप्तकालीन विज्ञान के अंतर्गत मुख्यतः गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद का विकास हुआ। ठीक है, गणित ज्योतिष के मैंने जैसे बात की, पंच सिद्धांतिका का वराहमिहिर का योगदान, गणित में आर्यभट्ट का योगदान, आयुर्वेदिक ग्रंथों का भी बहुत बड़ा अच्छा विकास हुआ। और इनमें मुख्य रूप से जो 3 विद्वान थे वो कौन थे? आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त। आपको याद रखना है कौन कौन से? आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त गुप्तकालीन वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने ग्रंथों में विज्ञान की विवेचना की। आर्यभट्ट का प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टियम है, जैसा मैंने पहले शुरुआत में चर्चा कर ली। उसने गणित को अन्य विषयों से मुक्त कर स्वतंत्र रूप दिया। ये भी एक विशेष बात थी, गणित को स्वतंत्र रूप का जो दर्जा है एक प्रकार से गुप्त काल में मिला। उनके अन्य ग्रंथ 10 गीतिक सूत्र और आर्यष्टक शतक हैं, ये भी याद रखना। आर्यभट्टियम महत्वपूर्ण ग्रंथ है, लेकिन 10 गीतिक सूत्र और आर्यष्ट शतक भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आर्यभट्ट ने पृथ्वी को गोल बताया, उनकी परिधि का अनुमान किया। इस प्रकार आर्यभट्ट विश्व के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्थापित किया कि पृथ्वी गोल है। ये बहुत बड़ी बात थी, याद रखना। आर्यभट्ट विश्व के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्थापित किया कि पृथ्वी गोल है। आर्यभट्ट ने ग्रहण का जो राहु ग्रास वाला जन विश्वास है कि राहु ग्रास वाला जो आज अंधविश्वास हम मानते हैं, उसको एकदम से गलत सिद्ध कर दिया। उनके अनुसार चंद्र ग्रहण चंद्रमा और सूर्य के मध्य पृथ्वी के जाने से और उसकी चंद्रमा पे काली छाया पड़ने के कारण, उसकी चंद्रमा पे जो छाया पड़ती है उससे चंद्रग्रहण होता है, जबकि पहले जो है राहु ग्रास वाली जो धारणा थी वो प्रचलित थी। उनकी इस धारणाओं का वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त ने खंडन किया। आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली की विवेचना की, बहुत बड़ी बात थी। दशमलव प्रणाली भारत ने सबसे पहले दी, याद रखना। तो आर्यभट्ट गुप्त काल में हुए, उन्होंने दशमलव प्रणाली की विवेचना की। आर्यभट्ट का शून्य का सिद्धांत, दशमलव सिद्धांत सर्वथा नई देन थी, उस समय तक कोई नहीं जानता था पूरे विश्व में शून्य और दशमलव प्रणाली। संसार के
इतिहास में आर्यभट्ट का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने वर्ष मान निकाला जो टोलमी द्वारा दिए गए काल से भी अधिक वैज्ञानिक है। तो वर्ष का मान निकालना, शून्य का सिद्धांत देना, दशमलव प्रणाली का देना, ठीक है, सूर्य चंद्र ग्रहण वाली जो अवधारणा है वो देना, ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करती है, इस चीज़ का प्रतिपादन करना, ये बहुत बड़ी बात थी, याद रखना। आर्यभट्ट के बाद जो हैं वो अन्य विद्वानों में कौन थे? वराहमिहिर, ठीक है। वराहमिहिर, आर्यभट्ट के बाद दूसरे गुप्तकालीन गणितज्ञ ज्योतिषी वराहमिहिर हैं। उन्होंने यूनानी और भारतीय ज्योतिष का समन्वय करके रोमक और पोलिस के नाम से नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिससे भारतीय ज्योतिष का महत्व बढ़ा। उनके 6 ग्रंथ उल्लेखनीय, याद रखना कौन कौन से हैं, देख लें आप एक बार। पंच सिद्धांतिका, विवाह पटल, योग माया, वरद संहिता, वरद जातक और लघु जातक। पंच सिद्धांतिका में 5 प्रसिद्ध प्राचीन सिद्धांत जैसे पिताभट्ट सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत, पोलिस सिद्धांत और रोमक सिद्धांत को बताया गया है। तो ये 5 प्रसिद्ध सिद्धांत किससे मिलते हैं? पंच सिद्धांतिका में 5 प्रसिद्ध सिद्धांतों के नाम क्या हो गया? पिताभट्ट, वशिष्ठ, सूर्य सिद्धांत, पोलिस सिद्धांत और रोमक सिद्धांत। वराहमिहिर ने ज्योतिष शास्त्र को 3 शाखाओं में विभाजित किया, गणित और ज्योतिष जिसको तंत्र नाम दिया, हीरा जन्म पत्र को नाम दिया, और संहिता फलित ज्योतिष। तो इन्होंने 3 ज्योतिष शास्त्रों को 3 शाखाओं में विभाजित किया, तंत्र, गणित और ज्योतिष, हीरा जन्म पत्र और संहिता फलित ज्योतिष। वराहमिहिर के वरद जातक का विज्ञान और कला का विश्वकोश माना गया है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि विज्ञान और कला का विश्वकोश किस ग्रंथ को माना जाता है? तो वरद जातक को विज्ञान और कला का विश्वकोश माना जाता है। तो वराहमिहिर के पुत्र पृथुयश ने भी फलित ज्योतिष पर जो है वो पंच, ये भी आप देख सकते हैं, पृथ्वीश ने फलित ज्योतिष पे 6 पंचशी का ग्रंथ की रचना की, ये भी गुप्त काल में हुई। इस पे भट्टो उत्पल ने टीका लिखी। आचार्य कल्याण वर्मा भी प्रमुख ज्योतिषाचार्य थे, जिनका काल 600 ईस्वी के लगभग माना जाता है। इन्होंने यवन होरा शास्त्र के संकलन के रूप में शरावली नामक ग्रंथ की रचना की। तो वराहमिहिर और उनके पुत्र, और इनका बड़ा योगदान था ज्योतिष के क्षेत्र के अंतर्गत। तो वराहमिहिर एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे। तो इनके जो पंच सिद्धांतिका ग्रंथ है वो सबसे महत्वपूर्ण है। पोलिस और रोमक सिद्धांत इन्होंने दिया, ठीक है। वरद जातक को इनको विज्ञान और कला का विश्वकोश माना गया है, तो ये आपको याद रखना है। आगे चलेंगे अपन लोग। ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट की चर्चा कर ली हमने, वराहमिहिर की चर्चा कर ली, हम बात कर रहे हैं ब्रह्मगुप्त की। तो ब्रह्मगुप्त कौन थे? ब्रह्मगुप्त भी गुप्तकालीन गणितज्ञ थे, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का जनक माना गया है। इनका समय 598 ईस्वी था। तो ये याद रखना है कि जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत था वो किसने दिया था? ब्रह्मगुप्त ने। इनका समय जो है 598 ईस्वी माना गया है। इन्होंने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की। ब्रह्मगुप्त ने बाद में खंड खाद्य और ध्यान ग्रह की रचना की। इन्होंने न्यूटन से बहुत सी शताब्दियों पहले घोषित कर दिया कि प्रकृति के नियमानुसार सारी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं, क्योंकि पृथ्वी का स्वभाव सभी को अपनी ओर आकर्षित करना है। कुंडरंग, निशंकु और लाटडव आदि गुप्तकालीन ज्योतिषी हैं। लाटदेव ने रोमक सिद्धांत की व्याख्या की। तो यहाँ हमने सबसे पहले आर्यभट्ट की चर्चा की, फिर वराहमिहिर की चर्चा की, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि ब्रह्मगुप्त। सोचिए आज हम न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पढ़ते हैं और सब लोग जानते हैं कि साहब न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया, लेकिन न्यूटन से पहले ब्रह्मगुप्त भारत में गुप्त काल में हो चुके थे, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दे दिया था, जिनके अनुसार पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद देखिए, आयुर्वेद यद्यपि बहुत पुराना है, तथापि इस स्तर पे गुप्त काल में अनेक ग्रंथ लिखे गए। आयुर्वेद से संबंधित कई महत्वपूर्ण रचनाओं का परिणयन मतलब सर्जन हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय में ज्योतिष और आयुर्वेद का अध्ययन होता था। चीनी यात्री इत्सिंग जो आए थे, उन्होंने भी भारत में आयुर्वेद की 8 शाखाओं का उल्लेख किया है। नवनीत कम नामक ग्रंथ इस समय था, जिसमें प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों का सार है। इसमें रस है, चूर्ण है, तेल इत्यादि का वर्णन है। ये बहुत बड़ी बात थी, याद रखना कि नवनीत नामक ग्रंथ जो है वो किस पे लिखा गया है? आयुर्वेदिक ग्रंथों का सार इसको कहा गया है। नवनीत कम नामक ग्रंथ को आयुर्वेदिक ग्रंथों का सार कहा गया है। इसमें रस, चूर्ण, तेल इत्यादि का वर्णन है। इसके अलावा बालक के रोग और निदान भी इसमें मिलते हैं। इस दौरान पशु चिकित्सा संबंधित कई ग्रंथों की रचना हुई, जो घोड़े व हाथियों से संबंधित थे। भारतीय चिकित्सा ज्ञान का प्रसार पश्चिम की ओर हुआ। पश्चिम एशिया के चिकित्सकों ने इसमें रुचि ली। गुप्त काल का प्रसिद्ध रसायन शास्त्री और धातु विज्ञानवेत्ता नागार्जुन था। यह बौद्ध आचार्य था, जिसमें प्रमुख ग्रंथ हैं लौह शास्त्र, रस रत्नाकर, कक्षपुट, आरोग्य मंजरी, योगसार, रसंदर मंगल, रति शास्त्र, रस कक्षापुट और सिद्धा नागार्जुन।
अब तक जो चिकित्सा प्रणाली थी उसका आधार कास्ट था। नागार्जुन ने रस चिकित्सा का आविष्कार किया। उसने अवधारणा प्रदान की कि सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि खनिज धातुओं में भी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। बहुत बड़ी बात थी। तो नागार्जुन ने रस चिकित्सा का आविष्कार किया और ये बताया कि जो हमारी धातुएं हैं, जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है, लोहा है, इनमें भी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। पारद की खोज उसका सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार था। पारद की खोज किसने की थी? नागार्जुन ने, याद रखना, जो रसायन और आयुर्वेद के इतिहास की एक युगांतकारी घटना थी। तो देखिए, गुप्त काल में विज्ञान वास्तव में जिस गति से इसका विकास हुआ, एक अपने आप में एक आश्चर्यजनक था कि गजब तरीके से विज्ञान का विकास यहाँ हुआ। वाग्भट ने भी आयुर्वेद के ऊपर प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना की। तो अष्टांग हृदय की रचना किसने की थी? वाग्भट ने। धनवंतरी आयुर्वेद का प्रसिद्ध विद्वान था। इसने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की राजसभा का सदस्य माना गया। यह बहुमुखी व्यक्तित्व, असाधारण प्रतिभा का धनी था। धनवंतरी को कई नामों से संबोधित किया गया, जैसे आदिदेव, अमरवर, अमर्त्योनि, अब्ज। ये किसके नाम थे? धनवंतरी के, जिनको आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा विद्वान माना जाता है। धनवंतरी को देवताओं का वैद्य कहा गया है। कहा जाता है कि धनवंतरी समुद्र मंथन के फलस्वरूप अमृत हाथ में लिए हुए समुद्र से निकले थे। कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि सुश्रुत संहिता के उत्तरवर्ती भाग की रचना किसी और लेखक ने की थी और नागार्जुन को भी इसका श्रेय दिया जा सकता है। तो नागार्जुन, धनवंतरी, ये भी एक प्रसिद्ध विद्वान थे गुप्त काल के। इसके अलावा प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों ने अश्व, गज, गो, मृग, शेर, भालू, गरुड़, हंस, आवाज आदि संबंधित विस्तृत अध्ययन किया। विभिन्न ग्रंथों में इनका विवरण उपलब्ध है। पालकाप्य कर्त गज चिकित्सा, जो हाथियों की चिकित्सा पे उन्होंने आयुर्वेद ग्रंथ लिखा था। बृहस्पति कर्त गज लक्षण आदि पशु चिकित्सा पे ग्रंथ लिखे गए गुप्त काल में। वाग्भट भी गुप्तकालीन रसायनशास्त्री था, जिनका ग्रंथ रस रतन समुच्चय उल्लेखनीय है। तो देखिए, ये आज हमने पढ़ा है गुप्त काल में विज्ञान का विकास। वाग्भट, पालकाप्य, आयुर्वेद चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, नागार्जुन, धन्वंतरी आयुर्वेद चिकित्सा, ज्योतिष के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, गुरुत्वाकर्षण का नियम, पारे का आविष्कार, धातुओं के क्षेत्र में बहुत सारे अनुसंधान हुए। इत्सिंग ने इसका उल्लेख किया। तो एक बहुत बड़ी बात थी। ब्रह्मगुप्त, वराह मिहिर और आर्यभट्ट जैसे प्रसिद्ध, यहाँ एक प्रकार से अपन वैज्ञानिक कहते हैं, गणितज्ञ कहते हैं, ज्योतिष शास्त्री कहते हैं, जिन्होंने एक बड़ा योगदान दिया गुप्त काल में विज्ञान के विकास पे। तो एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक था। निश्चित रूप से एग्जाम के अकॉर्डिंग यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से कवर करेंगे। थैंक यू।